प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की व्याकरण का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से। बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो आसान है, हो जाएगी, हम वहाँ से शुरू करते हैं। ये आसान नहीं है, बल्कि ये बेसिक है। जो हमारी व्याकरण है हिंदी की, उसका आधार है। ये जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें जो 15 नंबर की, 20 नंबर की, 10 नंबर की हिंदी आती है, उनके लिए भी यह 100% लाभदायक रहेगी। मतलब इसका बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इन सभी वीडियो को देखिए और हिंदी को बिल्कुल सिरे से समझिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भाषा एक परिचय, लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन। आज हम लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका परिचय करेंगे। तो सबसे इस कितने टॉपिक होंगे इसके अंदर? भाषा लैंग्वेज होगी, बोली डायलेक्ट होगी, लिपि स्क्रिप्ट है, और व्याकरण है जो वो ग्रामर है, और हिंदी भाषा हिंदी लैंग्वेज। ये हम इसमें सारे टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाषा मतलब लैंग्वेज। आप सभी जानते हो कि मनुष्य है जो एक सोशल है, मतलब एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे दूसरों के संपर्क में आना पड़ता है और लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, अपनी कहनी पड़ती है, लोगों के विचार है समझने पड़ते हैं, अपनी बातें समझानी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उसके लिए जो समझना और समझाना है, उसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो यही हमारी भाषा है। अतः परिभाषा बन जाएगी कि भाषा संप्रेषण का माध्यम बन जाता है। मतलब संप्रेषण होता है बातचीत। तो इसकी एक आसान सी, बिल्कुल आसान शब्दों में परिभाषा क्या बनेगी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार ग्रहण करता है। ये भाषा हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी से शुरू हो जाती है। उसके बाद है भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति मतलब जन्म कहाँ से हुआ। यह भाषा शब्द है जो निकला कहाँ से है। तो भाषा शब्द है जो वो उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष शब्द है जो वो हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। वैसे भाषा के माध्यम से केवल बोलकर और लिखकर भी अपने मन के विचार हैं अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। वैसे मन के भावों विचारों को प्रकट करने के लिए हमारे पास अन्य साधन भी हैं। हम डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं, जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी या लाल झंडी दिखाकर गाड़ी के चलने या रुकने का संकेत देता है, ये भी तो एक संकेत है। बस कंडक्टर सीटी बजाकर बस को चलाने या रोकने को कहता है। स्काउट मास्टर भी संकेतों के प्रयोग से अपने काम है जो वो चलाता है, पर इन संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। ये सब भाषा नहीं है। भाषा तो मानव मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता चल गया होगा। ये एक संकेत है, किसी कार्य को करने से रोकने के लिए और करने के लिए, इन सब के लिए संकेत है। ये कोई भाषा नहीं है। आगे थोड़ा और जान लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा में ध्वनि संकेत कुछ खास अर्थों में रूढ़ होते हैं। इनका विधान हर भाषा में अलग अलग है। उदाहरण के लिए पानी के लिए हिंदी में जल, तमिल में तन्नी, उर्दू में आग और अंग्रेजी में वाटर का प्रयोग होता है। ये जल है जो पानी है, उसके लिए हम अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उपयुक्त विवेचन से जो हमने जो ऊपर सब कुछ पढ़ा है उसके अनुसार भाषा है जो उसके निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं। ये कुछ बातें हमें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। हम इससे विचार जो ले भी सकते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण भी कर सकते हैं। यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। मनुष्य के मुख से निकली हुई अभिव्यक्ति है, मतलब वो अपने मन की बातें हमें बता रहे हैं। भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। भाषा के शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। रूढ़ मतलब जो चले आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और इसका कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो अंत में यही निकला है कि भाषा
विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है। तो हमारा ये एक भाषा का टॉपिक हुआ, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम इसका दूसरा टॉपिक करते हैं, भाषा के रूप। इसके कितने प्रकार की होती है ये भाषा। तो सबसे पहले हम भाषा के रूप में जानेंगे, यह दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। मूल रूप मतलब बहुत पुराना है, क्योंकि लिखने से पहले हमने बोलना शुरू किया था और बोलने से ही हमने समझने की शुरुआत की थी, इसलिए मौखिक रूप है वो सबसे पुराना रूप है। यह रूप मानव को सहज रूप से ही प्राप्त होता है। इसे सीखने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। सहज रूप से, बिल्कुल आसानी से। आप देखते हो छोटा बच्चा है घर में, आप उसको कुछ नहीं सिखा रहे, वो आप आपस में बातें कर रहे हैं, आपको देखते देखते वो भी मम्मी पापा दीदी इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है, बिना किसी प्रयास के। धीरे धीरे वो आप सभी को देख करके ही ये सब सीख जाता है, सुनकर ही सीख जाता है। लिखित है जो रूप, वह है प्रचलन लिपि के आविष्कार के बाद हुआ है। यह रूप भाषा को मानकता प्रदान करता है तथा उसे स्थायी बनाकर सुरक्षित रखता है। जो लिखित रूप है वह लिपि के अनुसार, जो हमारी लिपि है, हिंदी की है जैसे, अंग्रेजी की अलग है, पंजाबी की अलग है, उस लिपि के अनुसार भाषा को लिखना सिखाया जाता है। और जब वो भाषा लिखनी सीख जाते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड रूप हमारे सामने आता है। स्टैंडर्ड रूप मतलब एक मानक रूप मिल जाता है उसे, वो सभी उसी शब्द को ठीक मानते हैं, तो ये हमारे लिए फिर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आगे हम दूसरा टॉपिक करते हैं, स्क्रिप्ट। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा को अपनी, जो प्रत्येक भाषा है उसकी अपनी लिपि होती है। लिपि हर एक भाषा की अलग अलग होती है। भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मतलब किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ सिंबल है, जो चिन्ह है, जो वो बनाए जाते हैं। इन चिन्हों के माध्यम से हम उस भाषा को लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जितने भी चिन्ह हैं उन सभी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में अनार है, आम है, ये सारे हमारे जो लिपि हिंदी भाषा की लिपि के चिन्ह है, इन्हीं के अनुसार हम हिंदी भाषा सीखते हैं। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके अनुसार हम अंग्रेजी सीखते हैं। लिपि ध्वनियों को लिखने का ही ढंग है। उन जो साउंड हमारे मुख से निकल रही है उनको हम किस तरीके से लिखेंगे उसे ही लिपि कहते हैं। सबसे प्राचीन लिपि है जो, वो है ब्राह्मी। इसी से अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। जो हमारी सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी, ये प्रश्न है जो बहुत सारे कंपटीशन टेस्ट में आया हुआ है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि है। और जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका भी विकास यहीं से हुआ है। जो हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है उसका भी विकास है जो इसी लिपि से हुआ है। यहीं से कुछ बिगड़ करके इस लिपि का विकास हुआ है। आगे देखिए, कुछ भाषाएं हैं हमारे सामने, उनकी लिपि कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। इन सब की चारों भाषाओं की लिपि है जो देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इनकी रोमन है। और उर्दू, फारसी, अरबी, सिंधी भाषा है, इनकी फारसी है। और पंजाबी भाषा है जो, उसकी लिपि है वो गुरमुखी है। तो ये सभी भाषाओं की लिपि हमने सामने दी हैं। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न है जो वो कंपटीशन टेस्ट में हर बार पूछा ही जाता है, तो इनको अच्छे से याद करना है। आगे देखिए, हमारे विश्व में हजारों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें से एक है भारत यूरोपीय परिवार, जिसकी 2 शाखाएं हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ परिवार। आप ये देखते हैं कि जो पूरा विश्व है उसको में बहुत सारी हजारों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इन सारी भाषाओं को ना कैसे बांधा गया है या बांटा गया है, तो इनको ना 12 भाषा परिवार कर दिए हैं। एक को बोल दिया है भारत यूरोपीय परिवार, जिसकी 2 शाखाएं हैं, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार।
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और जितनी भी अन्य भाषाएं हैं वो सारी की सारी आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं। जो भारत का संविधान है उसमें इन 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, स्वीकार किया गया है। ये 22 भाषाएं आप देखते हो ना, सीटेट का पेपर होता है 22 भाषाओं में और 23वीं अंग्रेजी में। तो वो यही वो भाषाएं हैं। इन सभी में ये जो पेपर है इन सभी भाषाओं में होता है, क्योंकि सेंटर का पेपर है तो सेंटर में सारी भाषाएं हैं जो वो यहाँ पर लागू की जाती हैं, ताकि किसी को भाषा के कारण पेपर में कोई दिक्कत न हो। तो 22 भाषाओं में ये हमारे जो संविधान है इसमें 22 भाषाएं को स्वीकृति दी गई, स्वीकार किया गया है। आगे हमारा दूसरा टॉपिक है भाषा के बाद बोली, डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या है? भाषा का प्रयोग है जो एक बड़े भूभाग में होता है। भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप भी विकसित होते हैं। इसका संबंध बोलने तक सीमित रहता है। इन्हीं रूपों को बोली कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ, जो भाषा है उसका प्रयोग एक बड़े लेवल तक होता है, लेकिन उसी भाषा में कुछ क्षेत्रीय रूप, मतलब कुछ जो रीजनल लेवल की वो है लैंग्वेज है उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, और उसके अलावा भी जो उन थोड़ी थोड़ी भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं, जैसे बांगरू है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है। ये सारी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इनका संबंध है ना सिर्फ बोलने तक सीमित रहता है। ये सिर्फ बोली जाती हैं, जिस भी क्षेत्र की ये भाषा है वहाँ पर बोली जाती है। इन्हीं रूपों को बोली कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बोली जाती हैं। इनमें कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई साहित्य नहीं लिखा जाता, इनमें कोई ग्रंथ नहीं लिखे जाते। ये सिर्फ हमारे भाषा का एक, हमारे बोलने चालने का एक माध्यम है, ताकि उस क्षेत्र में जहाँ पर हो आप, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है जो, उसमें आप आपस में आराम से बातचीत कर लें। क्योंकि देखिए, अगर हरियाणवी में हरियाणा के लोग हैं तो वो हरियाणवी भाषा में ही बातचीत करेंगे। अगर बीच में हम वहाँ पर राजस्थानी में बातचीत करेंगे या उड़िया में बातचीत करेंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं हमें कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए यहाँ पर बोली कहा जाता है। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी कुछ मुख्य बोलियां हैं, जिनके नाम यहाँ पर हैं। हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, अवधी, बघेली, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि ये सारी हिंदी भाषा की बोलियां हैं। अब इन बोलियों में जो ये बोलियां हैं इन सभी में लोकगीत और लोक कथाएं मिलती हैं। आपको पता है हरियाणवी लोकगीत, पंजाबी लोकगीत ये सारे इन भाषाओं में मिलते हैं। तो ये जितने भी लोकगीत हैं, लोक साहित्य हैं, वो उस क्षेत्रीय भाषा में ही लिखा हुआ मिलता है या फिर लोकगीत गाए जाते हैं। तो आज हमारे दो टॉपिक हुए, भाषा और बोली। कल हम व्याकरण का टॉपिक शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताना। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।